शाबाश मेरे शेर, Now, just शाबाश मेरे मिट्टी के watch शेर, this शाबाश। backlift. कम ऑन इंडिया, Watch the follow through. दिखा दे। Moment of impact. इन फिरंगियों को हिला दे। हमारा जो देश है वो एक सोते हुए शेर की तरह है, स्लीपिंग टाइगर। अगर इसको जगाना है तो इसको गुरूर को चोट पहुंचा दो, जाग जाएगा। गुरूर यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। यही कारण था कि महमूद गजनवी आया, लूट कर चला गया और हम सोते रहे। मोहम्मद गौरी आया, लूट कर चला गया और हम सोते रहे। उसके बाद मुगल आए, इन्होंने भी जमकर लूटपाट की, यहां तक कि हम पर शासन भी किया। इन्होंने ना सिर्फ हमारे धन को लूटा बल्कि हमारे कल्चर को भी लूटने की कोशिश की। एक बार शिवाजी के सेनापति नेताजी पालेकर, शिवाजी और नेताजी में कुछ अनबन हो गई और नेताजी पालेकर शिवाजी को छोड़कर औरंगजेब से जाके मिल गए और औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यही मौका शिवाजी को भी मिला जब औरंगजेब का बेटा शिवाजी के बेटे संभाजी से जाके मिल गया, जो कि कई दिनों तक संभाजी के साथ में रहा। लेकिन जब वो वापस अपने बाप के पास गया तो वो हिंदू नहीं बना, मुसलमान बनकर वापस गया। उस समय जब राजपूताना औरतें मुगलों के हाथ में लग जाती थी तो उनका यौन शोषण होता था, उन्हें दासी बना दिया जाता था। एक बार शिवाजी का सेनापति मुगलों के एक सेनापति की लड़की को उठा लाया और शिवाजी को नजराने के रूप में पेश किया। शिवाजी उस लड़की के पास गए और बोले, अगर मेरी मां आपकी तरह सुंदर होती तो शायद मैं इतना बदसूरत नहीं होता। जाइए, आपकी मां आपका इंतजार कर रही होगी। और उस लड़की को उन मुगलों के पास भेज दिया गया। मुगलों के बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी जमकर लूटपाट की, यहां तक कि हम पर शासन भी किया और हम सोते रहे। हमारा कोहिनूर हीरा लेकर चले गए, फिर भी हम सोते रहे। लेकिन एक दिन हमारी नींद खुल गई और जब हम जागे तो देखा कि बहुत देर हो चुकी है। इन्होंने तो हमें बुरी तरह लूटा है। फिर भी हमने सोचा कि चलो देर आए दुरुस्त आए। जब पूरा विश्व एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा था, उस समय हमने अपनी कमर कस ली और इस तरह सन 1857 में एक औरत ने आजादी का बिगुल फूंक दिया, जिसका नाम था महारानी लक्ष्मीबाई। एक शख्स अहिंसा का हथियार लेकर निकल पड़ा, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब का एक जट बिगड़ गया, जिसका नाम था सरदार भगत सिंह। ग्वालियर का एक पंडित बिगड़ गया, जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। कानपुर का एक मुसलमान बिगड़ गया, जिसका नाम था अशफाक उल्लाह खान। महाराष्ट्र का एक मराठी मानुष बिगड़ गया, जिसका नाम था राजगुरु। और बंगाल के एक बाबू मुशाहिद बिगड़ गए, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। और तमिलनाडु का एक तमिलियन बिगड़ गया, जिसका नाम था वांशीनाथन। और इस तरह पूरे देश का गुरूर एक साथ जाग उठा और सभी ने मिलकर अंग्रेजों से कहा, सालो घर में खाने को नहीं था तो हिंदुस्तान चले आए, तुम्हारी महारानी के पास पहनने के लिए जेवर नहीं थे तो हमारा कोहिनूर हीरा लेकर चले गए। बहुत हुआ तुम्हारा खेल तमाशा, अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से निकलते बनो। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई। लेकिन एक बार फिर से इन अंग्रेजों ने एक गलती कर दी, जिसका खामियाजा बेचारे आज तक भुगत रहे हैं। जी हां, मैं इस मैच की बात कर रहा हूं। यह मैच आज 26/11/2008 26/11/2008 को कटक में इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। यह 7 मैचों की सीरीज का 5वां मैच है। 4 मैच हमने ऑलरेडी जीत चुके हैं और यह 5वां मैच, जिस तरह से धोनी और गंभीर बैटिंग कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हम ही जीतने वाले हैं। और इस हार का बीज इन अंग्रेजों ने बहुत पहले बो दिया था। कैसे? चलिए आपको बताता हूं। सन 2001-2 के आसपास इंग्लैंड की टीम इंडिया आई एक वनडे सीरीज खेलने। उस सीरीज में इंग्लैंड ने इंडिया को फाइनल मैच में हरा दिया। यहां तक सब कुछ ठीक था, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। इंग्लैंड के बॉलर एंड्रू फिंटॉफ ने भारतीय पारी का अंतिम विकेट श्रीनाथ को बोल्ड कर दिया, वो भी मिडिल स्टंप। यहां तक भी सब कुछ ठीक था। लेकिन उस अंग्रेज ने एक गलती कर दी। भारतीय पारी का अंतिम विकेट श्रीनाथ को बोल्ड करने के बाद
बीच मैदान में अपनी टी शर्ट निकालकर हवा में लहरा दी और इस तरह से उसने हिंदुस्तान के कप्तान बंगाल टाइगर सौरभ चंडीदास गांगुली के गुरूर को चुनौती दे दी। और सौरभ गांगुली एक घायल शेर की तरह मौके की तलाश में जुट गया और उसे यह मौका मिला जब सन 2002 में भारत की टीम इंग्लैंड गई नेटवेस्ट सीरीज खेलने। और मैं आपको बता दूं, नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया और इस मैच में इंडिया का गुरूर इस कदर जगा हुआ था कि इंडिया ने पहली बार 326 रन का स्कोर चेस किया, वो 326 रन, वो भी विदेशी धरती पर। 150 रन बनाने के बाद आधी टीम पवेलियन में बैठकर आराम फरमा रही थी। भारतीय टीम के कप्तान सौरभ चंडीदास गांगुली 40 गेंदों में 60 रन बनाने के बाद पवेलियन में बैठकर अपने नाखूनों को चबाए जा रहे थे। और उधर मैदान में हिंदुस्तान के दो नौजवान रणबांकुरे मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और फाइनली वो क्षण आ गया जब 50वें ओवर में एंड्रू फिंटॉफ की गेंद पर जहीर खान ने शॉट लगाकर मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर 2 रन पूरे गए, स्कोर को 326 रन पहुंचा दिया और सौरभ गांगुली शेर की दहाड़ लगाते अपनी टी शर्ट निकालकर हवा में लहरा दी और फिंटॉफ को उसका जवाब उसी की धरती में दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान को सिर्फ जगाने की जरूरत है। एक बार जाग गया तो आपको घर में घुस के जवाब देगा। इसीलिए कहते हैं ट्रांसफॉर्म इंडियंस, ट्रांसफॉर्म इंडिया। अरे मैं उतनी देर से बकबक किए जा रहा हूं और आपको अपना नाम तक नहीं बताया। मेरा नाम है संदीप उन्नीकृष्णन, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, टीम कमांडर 51 एसएजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। मेरा जन्म कोझिकोड केरला में हुआ। मैं अपनी मां मिसेस धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन और डैड मिस्टर के उन्नीकृष्णन की इकलौती संतान हूं, द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे डैड ISRO में ऑफिसर हैं, इसलिए उन्हें केरल छोड़कर बेंगलोर आना पड़ा। मेरी पढ़ाई भी यही हुई, सेंट एंथोनी पब्लिक स्कूल। केरल इस देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। वैसे मेरा पूरा का पूरा देश ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि इसे लोगों की नजर लग जाती है। ये जो केरल है वो पश्चिम में दूर तक फैले हुए समुद्र से घिरा हुआ है और पूरब में सह्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और बीच में एक सुंदर सी वीणा की तरह जिसके शीर्ष को सह्य पर्वत श्रृंखलाओं से कसा गया है और ये दूर तक फैला हुआ नीला समंदर इस वीणा में लहरों से अपनी धुनें उत्पन्न करता है और यहाँ के ऊंचे ऊंचे हरे भरे नारियल के पेड़ इस धुन पर डांस करते हैं। यहाँ के विशाल मंदिर भारत की प्राचीनता का एहसास दिलाते हैं। जब हम थोड़ा बड़े हुए, जब हमने 10th पास किया तो हमारे दिमाग में घंटी बजना शुरू हो गई करियर को लेकर। और मैं इसे घंटी नहीं, बड़ा सा घंटा कहूंगा जो 24 घंटे बजता रहता था। अगर कहीं धोखे से बंद हो जाए तो दूसरे लोग इसे बजाना शुरू कर देते थे। क्यों बेटा, क्या इरादा है? कुछ करना धरना है कि ऐसे खेलते कूदते जिंदगी निकाल दोगे? नहीं, करियर के बारे में क्या सोचा है? हम सभी दोस्त लोग आपस में एक साथ बैठते थे तो प्लान करते थे कि हमें जिंदगी में क्या करना है, हमें क्या कमाना है। और उस समय फिल्में देखने का बहुत शौक था, इसलिए हम सभी दोस्त लोग फिल्मी स्टाइल में बातें करते थे। एक दोस्त से पूछा गया, भाई तू क्या कमाना चाहता है अपनी जिंदगी में? हे मैं पैसे कमाना चाहता हूं, मालूम, ढेर सारा पैसा, टाटा की तरह, बिरला की तरह, अंबानी की तरह, है ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूं, मालूम। दूसरे से पूछा गया, भाई तुम क्या करना चाहते हो? कौन कमबख्त पैसे कमाना चाहता है? हाँ, अरे हम तो नाम कमाना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह, दिलीप कुमार की तरह नाम कमाना चाहते हैं। लोग मुझसे पूछते, भाई तुम क्या कमाना चाहते हो? मैं बोलता कि मुझे अपने देश की सुरक्षा कमानी है, सिक्योरिटी ऑफ माय नेशन, ताकि ये नाम और पैसा कमाने वाले लोग चैन की नींद सो सकें। और इस तरह 12th पास करने के बाद मैंने NDA में अप्लाई किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे। मेरा सिलेक्शन भी हो गया। आई वॉज द कैडेट पार्ट ऑफ ऑस्को स्क्वाड्रन नंबर 4 बटालियन एंड ग्रेजुएट ऑफ 94th कोर्स ऑफ NDA।
और एनडीए के बाद मेरी पहली पोस्टिंग जुलाई 1999 में कारगिल में हुई, जिस समय कारगिल का युद्ध अपनी चरम सीमा में चल रहा था, और मेरी पोस्टिंग बिहार रेजिमेंट में हुई। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एनएसजी के लिए हुआ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और आज मैं टीम कमांडर हूं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का। हेलो, यस, संदीप हियर। हे कैप्टन, हाउ आर यू मैन? क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैच देख रहा था। क्या यार, क्या तुम भी पीने पिलाने की बात करते हो? कम ऑन कैप्टन, ये शराब भी कोई पीने की चीज है यार? अपने पंकज उदास जी कब से कह कह के परेशान हो गए हैं कि बड़ी महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। क्या? हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मिलिट्री वालों को शराब बहुत सस्ती मिलती है। क्या? अरे यार, सरकार ने हमारे लिए शराब सस्ती कर रखी है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना तो विजय माल्या को अपने घर में बिठा लेगा। ओके, हेलो कैप्टन, यार तुम्हारे सिग्नल को क्या हुआ? नहीं, तुम सिम कार्ड कौन सा यूज करते हो? कहीं वो कुत्ते वाला तो नहीं है? वेयर एवर यू गो आवर डॉगी फॉलोज। हेलो, यार तुम्हारा वो कुत्ता की तरह है, उसे अपने पास लाओ। हेलो, हाँ, अब ठीक है, मैं समझ गया, कुत्ता तुम्हारे पास पहुंच गया। वेरी गुड। स्कोर? नहीं, स्कोर तो बहुत अच्छा है। वी आर गोइंग टू विन। इस समय फ्लिंटॉफ बॉलिंग कर रहा है। फ्लिंटॉफ टू गौतम गंभीर। फ्लिंटॉफ ने दौड़ना शुरू किया और गंभीर ने कमर के ऊपर उठा दिया बहुत ही शानदार तरीके से। इतना मत उछल, चौका लगा, छक्का नहीं लगा। हेलो, और एक चीज बोलूं, ये जो फ्लिंटॉफ है ना, इसने अपनी टी शर्ट को अपने ट्राउजर में बहुत अच्छी तरह कवर कर रखा है। हाँ, बेचारा डरा हुआ है, सोच रहा है कहीं एक्साइटमेंट में मेरी टी शर्ट बाहर ना आ जाए, दादा गुस्सा हो जाएगा। हेलो, यार इन अंग्रेजों को तो अकल आ गई है, लेकिन पाकिस्तानियों का कुछ करना पड़ेगा। ये लोग साले जब चाहो मुंह उठा के चले जाते हैं हिंदुस्तान की तरफ। हाँ, ये लोग 1965 भूल गए, 1971 भूल गए, और तो और 1999 भूल गए। कारगिल फिर भी साले मुंह उठा के चले जाते हैं। नहीं, इनका कुछ करना पड़ेगा। ओके कैप्टन, जय हिंद। मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था, उनकी तुरबत में नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन। तुरबत यानी समाधि। उनकी तुरबत में नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन। जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। मुझे अपने, ये लोग जो जवान होते हैं, ये इसलिए शहीद नहीं होते कि लोग इनके नाम की दिए जलाएंगे, इनके गुणगान गाएंगे। उनके अंदर तो एक जज्बा होता है अपने देश के प्रति, और बस उसी जज्बे के साथ वो गोलियों के बौछारों के बीच उतर जाते हैं। ये जिम्मेदारी तो हमारी होती है कि हम शहीदों को याद करें, इनके दिए जलाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनसे इंस्पायर हो सकें, अपने अंदर देश के प्रति जज्बात पैदा कर सकें। मुझे अपनी सरकार और इन नेताओं से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी मालूम है कि अगर किसी ने मेरे देश की तरफ आंख उठाकर देखा तो साले को चीर डालूंगा। जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। शिकायत तो मुझे आप लोगों से है, क्योंकि आपको अपने नागरिक होने के कर्तव्यों का एहसास नहीं है। आप ही की वजह से हमारे देश का नेता मनचाहा भ्रष्टाचार करता है। जानते हैं हमारे देश की विडंबना क्या है? हमारे देश का जो जवान है, वो जरूरत पड़ने पर देश के लिए सीने में गोलियां खाता है, और जो हमारे देश का नेता है, पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार करता है, और जब जेल जाने की बारी आती है उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता है। यह विडंबना है हमारे देश की। इसीलिए कहता हूं आपसे, जिस दिन आप जागरूक हो गए, कोई माई का लाल आपकी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी नहीं चुरा सकता। करोड़ों की तो बात ही छोड़िए।
जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगा कि बस अब हमारी मुश्किलों के दिन खत्म हुए। लेकिन आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम लोग एक लुंज पुंज व्यवस्था में जी रहे हैं, स्लो सिस्टम, जिसमें कोई भी तेजी नहीं है। इन आतंकवादियों ने 2001 को पार्लियामेंट में अटैक किया और इसके षड्यंत्र में शामिल शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, अफजल गुरु। यानी सुरक्षा एजेंसीज ने अपना काम कर दिया। एक आतंकवादी हमले को बड़ा आतंकवादी हमला होने से रोक दिया गया और इसके षड्यंत्र में शामिल शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे का काम कानून और सरकार का था। हमारे कानून ने अफजल गुरु को 3 साल बाद फांसी की सजा सुनाई, लेकिन आज तक उसे फांसी नहीं हुई। अमेरिका को देखो, उन्होंने अपने दुश्मन सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद 1 महीने के अंदर कानूनी कार्रवाई पर पूरी करके उसे फांसी पर चढ़ा दिया। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा और उसकी लाश का पता तक नहीं चलने दिया। और हम यहां आतंकवादियों को घर में बिठाकर बिरयानी खिलाते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हम अहिंसावादी हैं तो हमने अहिंसा की परिभाषा को गलत समझा है। हाँ, हमारे वेद कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वही शास्त्र ये भी कहते हैं हिंसापि धर्माभिजायते। अगर देश और समाज की रक्षा के लिए हिंसा की आवश्यकता हो तो हिंसा जरूरी है। अगर शरीर को सड़ने से बचाना है तो नासूर को खत्म करना होगा। नासूर को ज्यादा दिनों तक पाला नहीं जा सकता। सो गेट अप, वेक अप। इससे पहले कि आप इस तरह के सिस्टम में जीने के आदी हो जाएं, सिस्टम को बदल दीजिए। ट्रांसफॉर्म इंडियंस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, वरना बहुत देर हो जाएगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगा कि बस अब हमारी मुश्किलों के दिन खत्म हो गए। अब हमें किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सारी जमीन हमारी है, सारा आसमान हमारा है। इस खुले आसमान के नीचे हम लोग चैन की नींद सो सकेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां निडर होकर जिएंगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, हमारा देश इतना खूबसूरत है कि इसे लोगों की नजर लग जाती है। हम लोग अच्छी तरह आजादी का जश्न भी नहीं मना पाए थे कि हमारे लिए एक नासूर पैदा हो गया, आतंकवाद। क्या है ये आतंकवाद? कौन है ये आतंकवादी? ये आतंकवाद वो आदमखोर है जिसके लिए इंसानी जिंदगी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इस आतंकवाद में शामिल लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी बच्चों के चेहरों पर उठती हुई मासूम सी मुस्कानों को नहीं देखा, जिन्होंने कभी सुबह सुबह खिलते हुए फूलों को नहीं देखा, जिन्होंने कभी अपनी मां को देखकर उछलते हुए गाय के बछड़े को नहीं देखा, जिन्होंने रक्षाबंधन के दिन भाइयों की सूनी कलाइयां नहीं देखी, जिन्होंने हाथ की चूड़ियां फोड़ती हुई औरतों की चीखें नहीं सुनी, जिन्होंने कभी अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हुए बाप को नहीं देखा, जिन्होंने कभी ईश्वर की बनाई हुई सुंदर कायनात को नजदीक से देखा ही नहीं। ये हैं वो इंसानियत के दुश्मन, आदमखोर जानवर है ये। इन्होंने 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में अटैक किया। 9 पुलिस वाले शहीद हो गए। 2002 में घाटकोपर की एक बस में बम रख दिया। 2003 में मुलुंड की एक ट्रेन में बम रख दिया। 2003 में ही गेटवे ऑफ इंडिया जावेरी बाजार में बम रख दिया, 50 लोग मारे गए। 2006 में बनारस को दहला दिया, 100 लोग मारे गए। फिर 2006 में ही इन्होंने एक साथ 7 ट्रेनों में बम रखे। इतने खतरनाक धमाके थे कि बोगियों के परखच्चे उड़ गए, लाशें उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। आसपास में रहने वाले लोगों के थोड़ी देर के लिए कान बंद हो गए थे। पटरियों पर सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। चारों तरफ लाशें दिखाई दे रही थी, आग में बुरी तरह झुलसी हुई लाशें, पैर कहीं और, हाथ कहीं और, धड़ कहीं और। अगर किसी लाश को उठाने की कोशिश करो तो हाथ में मांस का एक छोटा सा लोथड़ा आ जाता था बस। आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो गए थे
क्योंकि आज जो शख्स सुबह अपने मुस्कुराते हुए बच्चे का चेहरा चूमकर ऑफिस के लिए निकला था, वो लौटकर अपने घर नहीं आ पाएगा। जिस मां ने अपने बेटे को खिला पिलाकर ऑफिस के लिए भेजा था, वो मां अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाएगी। इन झुलसी हुई लाशों के बीच एक बीवी अपने पति को नहीं पहचान पाएगी। इसीलिए पूछता हूं आपसे, कब तक सोते रहेंगे आप? कब तक? जब देश की सभी माएं रोज रोज हो रहे धमाकों में अपने बच्चों को खो देंगी, तब तक? जब पूरा का पूरा देश एक अनजाने से डर में जीना शुरू कर देगा, तब तक? जब बनारस में गंगा की लहरें हर शाम को होने वाली गंगा आरती के लिए तरस जाएंगी, तब तक? जब मुंबई की लोकल ट्रेनें बिना लोगों के पटरियों पर दौड़ेंगी क्योंकि लोग सहम कर अपने घरों में बैठे होंगे, तब तक? कब तक सोते रहेंगे आप सरकार के भरोसे? सरकार का क्या है, वो तो आपको मारे जाने पर मुआवजा दे देगी, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। क्या यही कीमत है आपकी जिंदगी की? 2 लाख, 4 लाख? इन नेताओं का क्या है? ये तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं, इनके चारों तरफ गार्ड्स लगे होते हैं। तुम क्या हो? लोकल ट्रेन में सफर करने वाले कॉमन मैन। इसीलिए कहता हूं आपसे, जिंदगी जीने के लिए रेस जरूरी है, लेकिन इस रेस में इतना तेज भी मत भागिए कि आपको यह पता करने का मौका ना मिल पाए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आपकी बिल्डिंग में जो नए लोग आए हैं वो कौन है? आप जिस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जो आप उसमें कोई फालतू सामान तो नहीं पड़ा? आपके पास में जो शख्स खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, कहीं वो संदेहास्पद तो नहीं? थिंक थिंक। हेलो, व्हाट? कहां? कब? ठीक है, सभी कमांडो से कहो हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करें। मैं अभी पहुंचता हूं। ओबेरॉय होटल में इस वक्त कम से कम 3 से 4 लोग घुसे और लगातार फायरिंग हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर 2 जबरदस्त धमाके भी हुए हैं। मेरा कैमरामैन अभी आपको पैन करके दिखाएंगे कि यहाँ पर एटीएस के जो परमवीर सिंह साले अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, सिचुएशन को किसी तरह से काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं जहां धमाके या फायरिंग की आवाज आई है, क्या ये आतंकवादी हमले हैं नहीं पता इस वक्त। क्या ये अंडरवर्ल्ड की तरफ से कोई साजिश है, ये अभी तक नहीं पता। लेकिन इस वक्त मुंबई के जो पूरी मुंबई है, मुंबई के कई इलाके, कई ठिकाने हैं, वो इस वक्त आतंक के साए में लोग यहाँ ठहरे हुए देख रहे हैं आप। हम एक बार फिर आपको सीधे ताज हेरिटेज के पास लिए चलते हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि दोबारा फायरिंग वहां शुरू हो चुकी है और जो आग उसके पश्चिमी थी, ऊपरी हिस्से में लगी हुई थी, ऊपर का जो गुंबद उड़ गया था, उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुबह हो चुकी है, रोशनी फैल चुकी है और इस रोशनी में वो काला धुआं और आग की लपटें साफ आपको इस होटल में नजर आ जाएंगी। जैसे कि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं, ये जो तस्वीर आप ताज होटल की देख रहे हैं, ये 100 साल पुरानी ताज की इमारत है। ये इसको ओल्ड ताज कहा जाता है, हेरिटेज बिल्डिंग कहा जाता है। As terrorists laid siege on Mumbai last night, Maharashtra lost many of its decorated officers. The state police force lost its brightest officer in ATS Chief Hemant Karkare. Others who succumbed to bullet injuries were acclaimed encounter specialist Vijay Salaskar and ACP Ashok Kamte. Hemant Karkare, an IPS officer of the 1982 batch, had served in the RAW for 9 years. He was made the ADS chief in January this year. Apart from solving the serial bomb blasts in Thane, Vashi and Panvel, Karkare was the man following the terror trail in the Malegaon blast case. की तो कमी हमेशा महसूस रहेगी कि उन्होंने देश के लिए अपने बलिदान किया है। जो आपत्ति उनके फैमिली पे आई है, उसके बारे में बोलना बहुत ही मुश्किल है। Encounter specialist Vijay Salaskar was an officer of the 1983 batch and had close to 80 encounters to his credit. Salaskar died when a bullet struck him in the head. Another key officer that Mumbai lost was ACP Ashok Kamte. He had earlier served as the commissioner of Sholapur. But the police force had no time to mourn its heroes as the fight continues to release Mumbai from the clutches of terrorists. हेलो, हेलो डैड,
डैड, संदीप हियर। यस डैड, आई एम फाइन। कुछ नहीं, आपसे बात करने का मन था। मॉम किधर है डैड? नहीं, मैं मॉम से बात करना चाह रहा था। क्या सो रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे कल बात कर लूँगा। नहीं, कुछ नहीं, मैं मानेसर में हूँ। शायद मुंबई में कुछ गोलियाँ चल रही हैं। नो, आई एम एब्सोल्युटली फाइन डैड। यार, गुड नाइट डैड। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कमांडोज, इसी दिन के लिए हम लोगों को तैयार किया जाता है कि अगर देश के अंदर कोई संकट आ जाए तो हम हमेशा उससे निपटने के लिए तैयार रहें। और आज वो इम्तिहान की घड़ी आ गई है। मुंबई में समुद्र के रास्ते कुछ टुच्चे घुस आए हैं, और मैंने टुच्चा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग 4 मछुआरों को मारकर मच्छी बाजार के रास्ते कफ मरेट में घुसे हैं। ये लोग अलग अलग ग्रुप में बट गए हैं, और एक ग्रुप ने बीटी स्टेशन में जाकर लगातार गोलियां चलाई हैं, जिसमें कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई है, और स्टेशन में मारे गए ये लोग वो लोग हैं जो हर सुबह ऑफिस के लिए अपने घर से निकलते हैं। इनके हाथों में गन्स नहीं होती, ऑफिस की फाइल्स होती हैं। उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई हैं इन लोगों ने। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार एक आतंकवादी पकड़ा गया है, और इस आतंकवादी को मुंबई पुलिस के एक हवलदार तुकाराम ओमले ने पकड़ा है। तुकाराम ओमले अपना डंडा लेकर उस आतंकवादी के ऊपर चढ़ बैठा। उस आतंकवादी ने दनादन गोलियां चलाई, लेकिन ओमले ने उसको छोड़ा नहीं। आतंकवादी पकड़ा गया है, लेकिन तुकाराम ओमले इसमें शहीद हो गए हैं। इसमें 3 सीनियर पुलिस ऑफिसर भी शहीद हुए हैं। एटीएस चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर। कमांडोज, यहां पर ऑपरेशन के लिए हमें रातों रात प्लेन से मुंबई जाना होगा, और हमारे इस ऑपरेशन का नाम होगा ब्लैक टोर्नेडो। सो कमांडोज, गेट रेडी फॉर ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। कमांडोज, जानते हैं हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? हमारा सबसे बड़ा डर है कि हम बहुत ही खतरनाक हैं, पता नहीं क्या कर बैठेंगे, और इन हरामजादों को इसका पता नहीं है। ये लोग साले चोरी से घुसते हैं, अगर हम लोग ऐसा करना शुरू कर दें तो साला पाकिस्तान नहीं रहेगा। कमांडोज, हम लोग जवान हैं, देश के प्रति जज्बा है, इसलिए फूल खिला दो पत्थर में, आग लगा दो पानी में, क्या मुश्किल हो सकता है इस बढ़ती हुई जवानी में। ये आतंकवादी अपने आप को हीरो कहते हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम कि हीरो तो वो होता है जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर कारगिल का युद्ध लड़ता है। हीरो तो वो होता है जो बाघा बॉर्डर को पार करके शेर की तरह लाहौर में घुसता है। ये क्या हीरो हैं जो निहत्थों पर गोलियां चलाते हैं। कमांडोज, ईश्वर अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो इंसानियत की रक्षा करते हैं, और जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं, जो निहत्थों पर गोलियां चलाते हैं, वो हराम के जने होंगे साले, कम से कम खुदा के नेक बंदे नहीं हो सकते। कमांडोज,
इन्होंने नरीमन हाउस, होटल ओबेरॉय और होटल ताज में कब्जा किया है। नरीमन हाउस और होटल ओबेरॉय में ऑपरेशन के लिए टीमों को भेज दिया गया है और होटल ताज में ऑपरेशन के लिए हमारी टीम जाएगी।